Okay, see now, qualification and disqualification. ये आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कहीं तो आपने डिटेल में कवर किया है. It talks चैप्टर नंबर about, 1 मैम. हाँ 1 में ना, it talks about what should be the qualification of an auditor. I mean, to become an auditor, what qualification should you possess, and what are the disqualifications for for removing an auditor, like not keeping an auditor, not appointing as an auditor. What are the disqualifications? Okay, ये आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में किया हुआ है, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, आपको वहां से रेफर करना है. ठीक है, रेफर इन चैप्टर नंबर 1. सो हम रिपीट नहीं करेंगे, ये सेम है. मतलब आपने जो क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी हुई हैं, वो ही क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन बैंकिंग के ऑडिटर के लिए होती है, इंश्योरेंस के ऑडिटर के लिए भी वो ही होती है. मतलब कुछ न्यू क्वालिफिकेशंस नहीं है, कुछ सेपरेट, कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं है. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस मैम. या नाउ नेक्स्ट इज पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर ऑफ बैंक. ये भी आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में किया हुआ है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है. द ऑडिटर ऑफ बैंक हैज सेम पावर्स एज दैट ऑफ कंपनी ऑडिटर. आपने किया ना कंपनी ऑडिट, उसमें आपने पावर्स एंड यस. राइट्स किए हैं. पावर्स बोलो या राइट्स बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. और बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं आपके बैंकिंग के ऑडिटर के लिए भी. सो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है. अब आ जाओ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट कब बनानी पड़ती है आपको? ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है ना, वो कैसे होनी चाहिए? देखो, नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहले तो वो इट हैज टू बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. वो ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है, और उसमें ये बताना पड़ता है कि ऑडिटर बताते हैं वेदर हिज ओपिनियन मतलब ऑडिटर्स ओपिनियन, वो बैलेंस शीट को लेकर वो क्या सोचता है, इज इट ट्रू एंड फेयर, बैलेंस शीट के बारे में. अच्छा, सेकंड, वेदर हिज ओपिनियन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रू एंड फेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है कि नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट, उस रिपोर्ट में उसकी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी होती है कि कहाँ कहाँ वो सेटिस्फाइड हुआ है और कहाँ कहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी. Whether or not the transaction of the banks which have to his notice, which have been given in notice, ऐसे होना चाहिए, have been with the powers of the bank. मतलब आपने कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि हमको ये नोटिस में बताना चाहिए था. ठीक है, सबको पब्लिकली इन्फॉर्म करना चाहिए था. ठीक है, और अगर नहीं किया है, वेदर और नॉट किया है या नहीं किया है, वो भी आपको अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. Whether or not returns from offices or branches are adequate for the conduct of audit work. मतलब आपको आपको एक्सप्लेनेशन में बताना पड़ेगा, रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा एज एन ऑडिटर कि जो ऑफिसेस और ब्रांचेस में कितने रिटर्न्स आए हैं. मतलब रिटर्न्स का यहाँ पे मतलब है, जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने डिपॉजिट्स करवाए हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने विड्रॉवल करके अपने अकाउंट्स को क्लोज किया है. सो ये इंफॉर्मेशन भी आपको लगता है एडिक्वेट है, तो आप इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कीजिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में. नेक्स्ट इज एनी अदर मैटर ही मतलब ऑडिटर, एनी अदर मैटर ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी टू ब्रॉट इनटू नोटिस. मतलब ऐसा कुछ है जो आपको आपको लगता है एज एन ऑडिटर कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, नोटिस में होना चाहिए, ये उनकी जानकारी में होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो टू ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स उनकी जानकारी में लेकर आना. ओके, सो इट्स एन ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज टू डू इट थ्रू एन ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, ये तो नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनको ऑल मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट. ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ऑडिट रिपोर्ट में सारे के सारे मैटर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं और सबमिट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. ठीक है, सब्सिडरीज ऑफ आरबी एसबीआई, इट हैज टू बी सबमिटेड टू एसबीआई, मतलब मेन ऑफिस एसबीआई की, एंड नॉट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट.
रीजनल रूरल बैंक्स का रिपोर्ट जो बनता है वो किसको सबमिट करना है? ऑडिटर को। ऑल द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, सबसे पहले तो ऑल मैटर्स डालने हैं आपको, शो करने हैं, नोटिस में लाने हैं। इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ नेशनलाइज्ड ऑफ रीजनल रूरल बैंक होना चाहिए यहाँ पे, शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऑफ आरआरबीज, बट इट हैज टू बी सबमिटेड टू द बैंक, मतलब वो पर्टिकुलर बैंक को सबमिट करना है। वो देख लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे कितने टाइम में उसको रिफाइन करके सबमिट करना है। नेक्स्ट इज बैंकिंग कंपनी, और कोई ऐसी बैंकिंग कंपनी जैसे फॉरेन कंपनी, फॉरेन ब्रांच है इंडिया में, या फिर और कोई ऐसी बैंकिंग कंपनी जैसे डेवलपमेंट बैंक्स, उनकी ऑडिट रिपोर्ट कैसे सबमिट होती है? उनकी ऑडिट रिपोर्ट में भी सारे मैटर्स होते हैं, सारे जितने मैटर्स होते हैं वो सब डालने हैं आपको और सबमिट करना है शेयर होल्डर्स को, जो पर्टिकुलर बैंक होगी ना उनके शेयर होल्डर्स को। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट छोड़ रही हूँ, कौन सी? LFAR। अरे ये क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होता है ये। डोंट वरी, हम ये कवर करेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इसके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट आता है LFAR के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको LFAR बोलते हैं, आई कॉल इट एज LFAR। सो LFAR में ना हम लोग चैप्टर के बिल्कुल एंड में, मेरे ख्याल से बीच में या एंड में कहीं पे इसका पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि क्या होता है LFAR, और ये क्यों होता है, किसको फॉलो करना होता है, किसको फॉलो नहीं करना होता। सो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ। वैसे भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ नहीं है। रिमेंबर, LFAR हम बाद में डिटेल में करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क। अभी अभी यहाँ से तो और भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी। ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स बताई हैं उसने, ये ना सारी पॉइंट्स है ना इससे रिलेटेड है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क के लिए ना। हाउ शुड एन ऑडिट वर्क बी परफॉर्म्ड, मतलब अगर आप ऑडिटर हो तो आपको ये काम, जो ऑडिट का काम है, वो कैसे परफॉर्म करना चाहिए। देखो, सबसे पहला प्रिलिमिनरी वर्क। प्रिलिमिनरी मतलब, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले, टॉप मोस्ट, सबसे पहले आता है। उसके बिना ना आप अपना ऑडिट का काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे प्रिलिमिनरी वर्क में क्या क्या होता है, जैसे देखो, एक्वायर द नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। पहले जिस बिजनेस की, जिस बैंकिंग बिजनेस की आप ऑडिट करने आए हो, तो पहले बिजनेस के बारे में जान तो लो, ठीक है। कितने मैनेजर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या बैंक करती है, कितने डिपॉजिट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, पहले जान तो लो बिजनेस के बारे में, ठीक है। ब्रांच है कि मेन ऑफिस है, ये सब कुछ पहले आपको बिजनेस के बारे में जानकारी निकालनी, एक्वायर द नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। अब ही शुड गेट अक्वेंटेड विद द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब जिधर बैंक में काम चलता है ना, बैंक ऑपरेट कर रही है, उसे कहते हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। रेगुलेटरी मतलब एग्जैक्टली जहाँ बैठकर लोग काम करते हैं, वो एरिया से, वो एनवायरमेंट से अक्वेंटेड हो जाओ, मतलब आप जान लो पूरी एरिया को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से बैंकिंग पॉलिसीज पे फर्क पड़ता है, ठीक है, ये आपको पता है पहले से। तो आपको पहले इकोनॉमी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी निकालनी पड़ेगी। प्रिलिमिनरी वर्क मतलब सबसे पहले ही ये सब आपको करना है, ऑडिट शुरू करने से पहले। उसके बाद ही शुड हैव अ नॉलेज अबाउट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय बैंक्स। कितने बुक्स हैं जो बैंक मेंटेन करती है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो सब के सब उसके नॉलेज में, मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए, सब के सब ऑडिटर के नॉलेज में होना चाहिए। He should know the terminologies used by banks to describe various types of transactions and operations. मतलब बैंक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा मेथड, टर्मिनोलॉजी, कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं बैंक, वो पता होने चाहिए आपको। जब तक आपको रिकॉर्ड करने के ट्रांजैक्शंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं पता है, तो आप ऑडिट करोगे कैसे? पता तो होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ रिकॉर्ड हो रही है और क्यों रिकॉर्ड हो रही है, उसका रूल भी तो पता हो आपको, उसका मेथड। ही शुड familiarize himself with foreign exchange and derivative business of bank।
अब बैंक बैंक में सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन, इतना तो सिर्फ बैंक नहीं करती है ना। बैंक में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं जो बैंक परफॉर्म करती है। तो एक ऑडिटर को फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स के बिजनेस में अगर बैंक इन्वॉल्व है तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी ऑडिटर को होनी चाहिए। मतलब मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या चल रहा है, और एक पर्टिकुलर बैंक है जो, समझो जिस बैंक की मैं ऑडिट कर रही हूँ, तो वो कितने टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, ठीक है, और कौन से डेरिवेटिव बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, कितने एक्सटेंट तक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको निकालनी होती है। प्रिलिमिनरी वर्क फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अभी देखो, मैंने आपको बताया था ना इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है जब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है ना, तो इंटरनली जो ऑडिट ऑलरेडी करी हुई है उस पर वो कितना रिलाई कर सकता है। रिलाई मतलब डिपेंड, वो कितना डिपेंड हो सकता है इंटरनल ऑडिट पे, जितना वो ट्रू एंड फेयर होगा इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका जितना ट्रू एंड फेयर होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना एक्सटर्नल ऑडिटर उसके ऊपर रिलाई कर सकता है, मतलब उसको ट्रस्ट कर सकता है और अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो इसमें ना दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ना दो टाइप्स होते हैं, एक अकाउंटिंग कंट्रोल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है, और सारे काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है ये ज़्यादा। ये ज़्यादा किससे रिलेटेड है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं कंपनी की, क्या टाइम फॉलो कर रहे हैं, जो टाइम जिस टाइम पे जो करना है उनको, प्रोडक्शन ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, लुकिंग आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड होता है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब आपने देख लिया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कितना डिपेंड हो सकते हैं उस पर। अब थर्ड स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। आप प्रोग्राम बनाओ, एरिया वाइज, ब्रांच वाइज, कैसे ऑडिट करनी है, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर आइटम्स हैं जिनकी ऑडिट करनी है, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ब्रांचेस की ऑडिट करनी है, ठीक है। तो जिनको जितना ज़्यादा वेट के हिसाब से आपको ऑडिट करना है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा ऑडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है मिस्टेक्स और फ्रॉड्स होने के, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब आप ऑडिट रिपोर्ट, अभी आपने जो ऑडिट किया, ऑडिट प्रोग्राम मतलब जिस ऑडिट प्रोग्राम में आपने जितना ऑडिट किया उसको अभी रिपोर्ट में लिखना है कि मैंने क्या क्या देखा, एक ऑडिटर ने क्या क्या नोटिस किया, वो आपको सब कुछ अपनी रिपोर्ट में डालना है, सब कुछ, ब्रांच की एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, सब कुछ, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अब जो, देखो दो रिपोर्ट्स होती हैं, एक होती है ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, दो रिपोर्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो है कि तीन है, एक मिनट, हाँ दो है। ये देखो, जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो ना तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हो, ब्रांच ऑडिटर की एक रिपोर्ट अलग होती है और एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट अलग होती है जो मेन रिपोर्ट होती है, मेन। अब ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट होगी तो वो ब्रांच के बारे में बताएगा ना, एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है जिसे कहते हैं मेन रिपोर्ट। उस मेन रिपोर्ट में वो सारा कंसोलिडेशन करता है, सारा सब कुछ वो कंसोलिडेट करता है कि ब्रांच में इतनी एसेट्स थी और मेन ऑफिस में इतनी है, ठीक है। ऐसे बाइफरकेशन करके एक मेन रिपोर्ट बनाता है, लिखा भी हुआ है देखो, कंसोलिडेट करता है, ही शुड कंसोलिडेट both the returns from branch office and should prepare the main report। दोनों, ब्रांच एंड हेड ऑफिस दोनों के रिटर्न्स को कंबाइन करके वो एक फ्रेश रिपोर्ट बनाता है जिसे कहते हैं मेन रिपोर्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इसके साथ साथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक और रिपोर्ट बनाता है जिसे कहते हैं LFAR, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, सो डोंट वरी, ये कुछ छूटा हुआ पार्ट नहीं है,
LFAR हम डिटेल में कवर करने वाले हैं कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब ये रिपोर्ट बनाता है तो एक LFAR रिपोर्ट भी बनाता है, तो वो कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स इन इन अ बैंक। अभी देखो यहाँ से ना, यहाँ से वो शुरू हो रहा है आपका क्या बोलते हैं, एक ऑडिटर कैसे कैसे जनरली एक ऑडिट करता है, कैश को कैसे ऑडिट करेगा, क्लियरिंग्स को कैसे ऑडिट करेगा, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ना बताया हुआ है कि ऑडिट कैसे एग्जैक्टली इंटरनल कंट्रोल कैसे होती है बैंक्स में। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कंपनी के इंटरनली कुछ लोग मिलकर, एक्सपर्ट्स मिलकर, मैनेजर्स मिलकर कंपनी को इंटरनली चेक करते हैं। इंटरनल चेक होता है कि सब कुछ काम ठीक से चल रहा है कि नहीं कर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है, तो कैसे उसको सही जगह पर लाना है, उसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल तो तभी होता है ना जब कुछ खराब चीज हो रही है, ज्यादा खराब हो रही है, तो उसे कम करना और ठीक करना एंड देन कंट्रोल में लाना। सो इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है जब कंपनी के लोग ही मिलकर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको कैसे, अगर कोई लूप होल्स हैं तो कैसे रिमूव करने वो लूप होल्स, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो उसको स्टाफ्स एंड ऑफिसर्स में डिवाइड किया जाता है, उनको पोजीशन दी जाती है। हाँ, अनदर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। मतलब उनको शिफ्ट किया जाता है कि अभी आप ये डिपार्टमेंट की इंटरनल कंट्रोल देखोगे, अभी आप ये डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल देखोगे, ठीक है। द वर्क ऑफ वन पर्सन विल बी चेक्ड बाय अनदर पर्सन, क्योंकि फिर पता भी तो लगे कि एक पर्सन ने एक जिस पर्सन ने काम किया है उसको आप किसी और पर्सन से वेरीफाई करवाते हो, तो पता लग जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन ने काम किया था वो ठीक था कि नहीं था, ठीक है। सारी बैंक के फॉर्म्स को भी चेक किया जाता है, डीडी बुक्स, ट्रैवलर्स चेक, चेक बुक्स, सब जो इम्पोर्टेंट आपके चेक्स हैं, बुक्स हैं, उनको एक बार वेरीफाई किया जाता है। मेल्स रिसीव्ड इन ऑफिस और ब्रांच शुड बी ओपनड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। जो आपके मेल्स होते हैं ना, मेल्स जैसे इंपॉर्टेंट मेल्स आते हैं, ईमेल्स, उन्हें सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही ओपन करना चाहिए, सबको ओपन करने की उसको अथॉरिटी नहीं दी जाती है। द पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड शुड बी क्लियरली डिफाइंड। अब आपको पता होना चाहिए आपका पावर क्या है। एज अ मैनेजर आपका पावर थोड़ा ज़्यादा है, एज एन एम्प्लॉय थोड़ा कम है। ड्यूटी, पावर्स एंड राइट्स आपके कितने हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। इंटरनल ऑडिट टीम शुड कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शंस। मतलब आपका काम है कि आप बिना बताए कभी भी आप ऑफिस में चले जाओ और इंस्पेक्शन करना शुरू करो, सो दैट लोगों को पता नहीं हो कि आप आ रहे हो, क्योंकि पता लग जाएगा तो वो तो जो जो मैनिपुलेशंस कर रहे होंगे वो तो इजीली छुपा सकते हैं। आप सडन विजिट करोगे, देखो अभी आपको पता है क्लास में सुपरवाइजर है और एग्जाम में कॉपी नहीं करनी है, ठीक है, और अचानक से देखो आप, मैं थोड़ा ऐसे पीछे टर्न हुई और अचानक से आपको पता है देखो मैम तो पीछे टर्न हो गई, वी कैन कॉपी, लेकिन अचानक से पीछे वाले डोर से दूसरी मैडम आ गई और उन्होंने देख लिया। सो इट्स एन सरप्राइज विजिट टू एन ऑफिस जस्ट टू चेक वेदर एवरीथिंग इज गोइंग इन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। आ रहा है समझ में? सो इट शुड बी सरप्राइज विजिट, मतलब आपको पता नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर आ रहा है, नहीं तो आप तो इजीली अपने मैनिपुलेशंस को हाइड कर लोगे ना, ठीक है। कैश, कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑफिसर्स लेते हैं, लेकिन वो सेफ कस्टडी में होना चाहिए, ठीक है। ये कैशियर ही नॉर्मली उसको मेंटेन करता है, और कैशियर शुड नॉट हैव एक्सेस टू कस्टमर लेजर अकाउंट। कैशियर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है कि कस्टमर का जो लेजर अकाउंट है आपको मेंटेन कीजिए, नहीं, उसके लिए एक अलग एक एक्सपर्ट अपॉइंट होते हैं जो वो ही सिर्फ कस्टमर के लेजर अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। Counterfolio pay and slips used by the depositor should be signed by proper officer with the cashier। मतलब कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करना कि पे एंड स्लिप जब भी डिपॉजिटर भर रहा है तो वो प्रॉपरली साइंड है कि नहीं है, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ने साइन की है कि नहीं की है, ठीक है। और कैशियर को खुद को भी साइन करनी पड़ती है, बिकॉज वो कैश ले रहे हैं ना, पे एंड स्लिप, जब हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो स्लिप भरते हैं ना, वो वाली स्लिप। Payment should be made only after the vouchers are passed for the payment by the proper officer। मतलब अगर आपको पेमेंट करनी है तो
आपको चेक करना पड़ेगा एज एन कैशियर, आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर ऑफिसर ने वो वाउचर पे साइन किया है कि नहीं किया है। ठीक है। क्लियरिंग्स, क्लियरिंग्स का मतलब होता है जब कंपनी आपको पे कर रही है, चेक रिसीव्ड बाय बैंक इन क्लियरिंग शुड बी चेक्ड विद द लिस्ट अकम्पनी देम। मतलब आपको जो चेक मिला है, आपके बैंक अकाउंट में जो चेक आ रहा है, अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है आपके अकाउंट पे चेक के थ्रू, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है एज एन ऑडिटर। क्या अमाउंट है चेक का, टोटल अमाउंट, टोटल नंबर, एंड पे इन स्लिप में कितना लिखा हुआ है, टोटल क्लियरिंग कितनी होनी चाहिए, वो सब एक ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। सिमिलरली विद बिल्स एंड डिस्काउंटिंग, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटिंग में भी सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन किया है कि नहीं किया, ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो किया है कि नहीं किया है, ड्यू डेट के विद इन बिल सेटल हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, it should be reported to or head office that all irregular outstanding accounts are maintained। मतलब अगर ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स है, मतलब बिल्स जो आउटस्टैंडिंग है, जो मैंने पे नहीं की हैं या मुझे रिसीव नहीं हुए, सॉरी, बिल्स परचेज है नहीं, ये तो मुझे रिसीव होता है, तो इसमें से जो अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ तो वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना जरूरी है। In case bills are outstanding at the end of financial year, discount received should be correctly divided by the 2 years। वो अभी हमने एफआरए में नहीं पढ़ा था, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, जिसको हम 2 years में डिवाइड करते थे कि 3000 में से 1000 तो नेक्स्ट ईयर का है और 2000 करंट ईयर का है, तो 1000 वॉज रीबेट नो, मतलब नेक्स्ट ईयर को जो बिलोंग करता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। याद आया, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग एफआरए में किया है। यस मैम। सो ये वो बता चार्ज रहा करता है। है। हाँ, तो ये वो यस। चीज बता रहा है कि आप देखो करेक्ट अमाउंट से डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब दोनों अमाउंट्स को करेक्टली डिवाइड करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 3000 में से 1000 इज रीबेट एंड 2000 इज करंट ईयर का डिस्काउंट रिसीव। ओके। ऐसे ही आपको लोन्स एंड एडवांसेस का चेक करना होता है। लोन्स एंड एडवांसेस में किससे बोरो किया है, प्रॉपर अथॉरिटीज की जानकारी में है कि नहीं, उन्होंने सैंक्शन किया था लोन की नहीं किया था। ठीक है। कितने डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई करना। ठीक है। उसके बाद सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन करना कि आपने कितने अमाउंट का लोन दिया है, किसी को बैंक ने दिया है, और कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। उसकी किसी कोई जॉइंट कस्टडी तो नहीं है, वो भी चेक करो कि 2 जन 3 जन ने मिलके लोन इशू किया है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ने, तो जॉइंट कस्टडी तो नहीं है वो लोन पे, वो चेक करना है। बैंक नेम ऑफ द बैंक accompanied by the document sufficient to be given as a to give title to the bank। मतलब जितनी भी सिक्योरिटीज हैं शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक। मतलब जितने भी आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, अगर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज के फॉर्म में दिया है, तो जो सिक्योरिटीज हैं, जो भी लोन्स दिए हैं, वो बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। किसी डायरेक्टर, किसी मैनेजर के नाम पे लोन नहीं मिलता, बैंक के नाम पे आपको लोन दिया जाता है। सो बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए वो। सरप्राइज चेक्स, मतलब आप बिना बताए, एज एन ऑडिटर आप बिना बताए उसको सरप्राइज चेक कर सकते हो कि कितना बुक्स को, कि कितना लोन अभी तक बैंक ने दिया है, कितना इंटरेस्ट पे, कौन सा लोन बैंक ने दिया हुआ है। ठीक है, लिया बैंक का लोन पीरियड कितना है, 3 years, 5 years, 8 years। सो आपको चेक करना है, सरप्राइज चेक, मतलब बिना बताए। ठीक है, जैसे कोई मैनिपुलेशन ना कर सके। The operation on every loan given should be reviewed at least once in a year। मतलब आप जब जब भी कोई लोन दिया जाता है ना, तो एवरी ईयर उसके ऊपर एक बार मतलब गो थ्रू करना पड़ता है कि कितना पेमेंट मुझे मिल चुका है लोन का कस्टमर से। ठीक है, उसके बाद कितना मुझे और मिलना बाकी है, कितना इंटरेस्ट मैं रिसीव कर चुकी हूँ कस्टमर से। तो ये सारी चीज़ें आपको वंस इन अ ईयर एटलीस्ट आपको गो थ्रू करनी पड़ती है, रिव्यू करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? इंटर ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं? इंटर ब्रांच अकाउंट्स मतलब कंपनी के अंदर इंटर, एक, सुनो मेरी बात सुनो, एक इंट्रा ब्रांच होता है, एक इंटर ब्रांच होता है। इंट्रा मतलब विद इन द कंपनी, विद इन द बैंक, और इंटर ब्रांच मतलब एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ।
बहुत बार देखो ऐसे होता है, कभी कभी है ना फोर्टनाइटली जो मुझे सीआरआर दिखाना होता है, वो ना मैं मेरे पास उतना उतना सपोज 4% है सीआरआर, तो सीआरआर 4% नहीं होकर मेरे पास 3% है, तो अब फोर्टनाइटली तो चेक होता है, तो अब अगर आरबीआई चेक करने आएगी तो मेरे पास तो 3% है, तो मैं क्या करूंगी, मैं शॉर्ट टर्म लोन लूंगी दूसरी बैंक से, जब तक सिर्फ आरबीआई आए चेक करे तब तक मेरे पास कुछ तो अमाउंट होना चाहिए, 4% को फुलफिल करना है ना मुझे। तो 4% दिखाने के लिए मैंने आपकी बैंक से लोन ले लिया, मेरी एक बैंक आपकी दूसरी बैंक, इंटर ब्रांच अकाउंट, समझ में आ रहा है आपको? तो अगर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है और उसको इंटरेस्ट पे करती है, सो इट इज नोन एज इंटर ब्रांच अकाउंट्स। आपके अकाउंट्स में मैं कौन हूँ, डेटर हूँ, और मेरे अकाउंट्स में आप कौन हो, क्रेडिटर हो। सो इसको बोलते हैं इंटर ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, तो ये भी आपको रीजनेबल टाइम से, विद इन अ रीजनेबल टाइम आपको चेक करते रहना पड़ता है, इसकी एंट्रीज भी आपको चेक करनी चाहिए एज एन ऑडिटर। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, ये सारी किसकी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरनल कंट्रोल इन द बैंक। मतलब जब भी हम बैंक को इंटरनली कंट्रोल करते हैं तो जनरल पॉइंट्स में क्या आपने देखा, जनरल कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैश, अगर ध्यान में कैश है तो कैश के कैसे किया जाता है, क्लियरिंग्स, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, लोन्स एंड एडवांसेस, इंटर ब्रांच अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, ये सारी पॉइंट्स है ना इंटरनल कंट्रोल की हैं। ठीक है, सो कैश क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन से आपको चेक करना है टाइमली इशू हो रहा है कि नहीं, ठीक है, उसकी स्क्रीनिंग टाइम पे हो रही है कि नहीं, इफेक्टिवली हो रही है कि नहीं। अच्छा, ज्यादा लिमिट तो नहीं दे दी आपने, स्ट्रिक्ट करो कंट्रोल, अपने जो सिस्टम्स को है स्ट्रिक्ट करो, मतलब ज्यादा इशू मत करो क्रेडिट कार्ड्स को। 40,000 लिमिट रखी है तो आप उसको 1 लाख मत कर देना, ठीक है, 2 lakhs नहीं करो, उतने लिमिट्स को रेस्ट्रिक्ट करो आप, वो चेक करना है कि कितने लिमिट्स आपके रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, सेटलमेंट्स कितनी हो रही हैं क्रेडिट कार्ड्स की, रीइंबर्समेंट टू मर्चेंट्स, मतलब जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उनको उनको पेमेंट करना पड़ता है ना। अभी देखो जैसे मैंने एग्जांपल क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो मैं क्रेडिट कार्ड को टाइमली पेमेंट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, शॉपिंग करने गई मैं 40,000 की शॉपिंग की क्रेडिट कार्ड से, तो टाइमली मुझे बैंक को वापस भी तो करना है 40,000, तो वो चेक करना कि कितना अ, अ, मुझे reimburse हुआ। There should be a system to ensure that statements are sent regularly to card holders। मतलब जो सपोज अभी मैं बैंक की कस्टमर हूँ और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो टाइमली मैं मेल करती रहती हूँ, मतलब बैंक मुझे मेल करती रहती है टाइमली। टाइमली मतलब समझो जैसे 2 2 मंथ्स में, 1 1 मंथ में, ऐसा रेगुलरली। कार्ड होल्डर्स को भी तो पता होना चाहिए ना रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, या आपने 40,000 की शॉपिंग की थी, 20,000 आप दे चुके हो, बाकी 20,000 आपके लिए 1 मंथ ही है सिर्फ, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। सो ऐसा करके एक मेल होना चाहिए मेरे पास, बैंक मुझे मेल सेंड करनी चाहिए, समझ में आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट सेंड करनी चाहिए। जैसे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट कैसे हमको आते हैं मेल में, वैसे ही क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को भी स्टेटमेंट आते हैं मेल के थ्रू, ऑफिशियल मेल के थ्रू, ये बैंक आपको एवरी टाइम भेजती है रेगुलरली। तो वो आपको चेक करना, मेल्स आपको चेक करने एज एन ऑडिटर। देयर शुड बी सिस्टम टू मॉनिटर एंड फॉलो अप क्लाइंट्स। मतलब ऑडिटर को ये भी देखना है, मतलब इंटरनल कंट्रोल करते समय ये देखना है आपको कि मॉनिटर का सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं, मतलब फॉलो अप क्लाइंट्स, मॉनिटर एंड फॉलो मींस उनके ऊपर देखना कि वो प्रॉपरली क्लाइंट्स के पेमेंट्स को डील कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो अप करना कितनी पेमेंट्स हो चुकी हैं, कितनी और पेमेंट्स करनी है, कितना इंटरेस्ट डीले डीले इंटरेस्ट कितना पे हो चुका है, कितना पे करना है। सो ये सब आपको चेक करना है। आइटम्स ओवर ड्यू, मतलब कुछ ऐसा है कि जिनकी पेमेंट मुझे करनी चाहिए थी पर रीजनेबल पीरियड में मैंने नहीं किया, ओवर ड्यू हो गया, सो आई नीड टू बी वेरी अटेंटिव, केयरफुल, है ना, कि वो चेक करने मुझे वो सारे आइटम्स एज एन ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है।
Is that okay? Clear? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब तो बहुत इजी है। अब हम एक एक पॉइंट नहीं करने वाले हैं इसमें। अब क्या है ये देखो, पहली बात तो ये वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपने ऑडिट वन में मतलब लास्ट सेमेस्टर में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन किया था, आपको याद है सबको? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन चैप्टर। Yes, ma'am. देखो उसमें भी आपको एक एक पॉइंट थी। वाउचिंग मतलब किसकी वाउचिंग होती है? वाउचिंग मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, बराबर बोल रही हूँ ना। और वेरिफिकेशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बराबर Assets है? and liabilities. हाँ, Yes. ठीक है। तो आपको याद होगा जब हमने वो ऑडिट किया था, ऑडिट वन मतलब सेमेस्टर 5 में, तब भी हमारे पास वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग का पूरा चैप्टर था। उसमें भी एक एक आइटम था वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स में, एक एक आइटम, कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एक एक था और उसकी पॉइंट्स थी, याद है आपको? अब वो आप उसमें ना जब आप पढ़ रहे थे, जब आप लेक्चर सुन रहे थे, तब हमने एक एक पॉइंट नहीं कवर की थी उसकी। अब आपको ये पॉइंट खुद बनानी होती, खुद सोचना है ये एज एन ऑडिटर। अब एक एक पॉइंट नहीं पढ़नी है आपको, बहुत कॉमन सेंस लगाकर आपको बताना है कि अच्छा ये ऑडिटर ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अब आपको चाहिए तो हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं एज यू से। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, कोई नहीं, हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर हम वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम एसेट्स। अभी आप देखोगे ना अगर, तो एसेट्स ही कितनी सारी हैं। अभी आप देखो, हाँ, कैश बैलेंस विद आरबीआई, ये सारे वो शेड्यूल्स हैं, आपको याद होगा। कैश बैलेंस विद आरबीआई, मनी एट कॉल एंड Yes, शॉर्ट ma'am. नोटिस, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे वो मेरे क्या बोलते हैं, शेड्यूल्स हैं एसेट्स के। Schedules है. हाँ, Yes. एडवांसेस मैंने बताया था ना, लोन्स एंड एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9, बैंक की सबसे बड़ी एसेट्स। Yes. Advances. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, ये एडवांसेस का एक टाइप होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसके तो हमने सम्स भी किए हैं, किसमें? एफआरए में, याद है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, Yes, ma'am. सब स्टैंडर्ड एसेट्स, लॉस एसेट्स, उनके प्रोविजनिंग नॉर्म्स 0.251, 0.4, याद है सबको? Yes, ma'am. हम्म, मैंने बोला ना आपके लिए ये बहुत इजी होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो आपको टफ नहीं लगेगा। ये हम सारी एसेट्स देख रहे हैं, ये देखो, फिक्स्ड एसेट्स शेड्यूल नंबर 10, अदर एसेट शेड्यूल नंबर 11, ये देखो यहाँ पर, देखा? अब उसके बाद शुरू होता है लाइबिलिटीज, जो शेड्यूल नंबर 1 था ना, शेयर कैपिटल, देखो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज, बोरोइंग्स 4, डिपॉजिट्स 3, याद आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, जैसे ही हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, ये देखो, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में था, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट होता क्या है, कॉन्करेंट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, एंड उसके बाद हम करेंगे एलएफएआर डिटेल में। अभी मैंने आपको बताया ना, एलएफएआर हम डिटेल में करेंगे। सो ये देखो कितना डिटेल में बताया, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एलएफएआर रिपोर्ट को फॉर्म करने के लिए कौन सी पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है एलएफएआर का, एंड अवर चैप्टर इज ओवर। मतलब अभी हमारे हमारे चैप्टर में क्या क्या बाकी है? वेरिफिकेशन ऑफ एसिड्स, उसकी बहुत सारी पॉइंट्स हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, उसके शेड्यूल्स मतलब 1 2 3 4 शेड्यूल्स है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 बॉर डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 4 बॉर। जितने शेड्यूल्स हैं उतनी एसिड्स हैं, जितने शेड्यूल्स हैं उतनी लाइबिलिटीज हैं, उतना हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कॉन्करेंट ऑडिट एंड एलएफएआर रिपोर्ट।
मतलब ये 3 चीजें आपकी बाकी हैं एंड देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। तो देखो कि आप कितना इजी है, लेक्चर सुनने के बाद तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इजी हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, पढ़ने का वो तरीका पता लग जाता है ना कि कैसे उसको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में एक एक पॉइंट नहीं पढ़नी है, आपको खुद से सोच के समझ के आंसर लिखना है, बहुत इजी है। अभी हम 5 मिनट्स में यहाँ से शुरू करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ओके मैम। ओके 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। एनीवेज आपकी मीटिंग में 2 मिनट्स पेंडिंग है, तो मैं एंड करती हूँ एंड देन 5 मिनट्स के बाद ज्वाइन करेंगे।